यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस अब। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड में एएनएम वालों का पेपर है जो हो चुका है। यहाँ पर आज हम इसके जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, पेपर का फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश दोनों था जिससे आपको समझना इजी रहे। ये पेपर अब उन लोगों के लिए कि झारखंड का पेपर अभी इस बार तो लोग दे चुके जो अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम देंगे, या जो लोग बिहार का पेपर देते हैं, एमपी का पेपर देते हैं, कहीं का भी आप लोग एएनएम मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का पेपर देते हैं तो उनके लिए पेपर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बात करें हम पेपर में तो 120 मिनट का समय दिया गया था जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे। किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई थी। 70% आपका टेक्निकल था, बाकी जो सेकंड सेक्शन था वो नॉन टेक्निकल का 30 क्वेश्चन का था। तो यहाँ पर पूरा पेपर हिंदी इंग्लिश में था। आई होप सो कि आपको स्क्रीन पूरी प्रॉपर विजुअलाइज हो रही हो। कोशिश करूँगी मैं कि आपको पूरे क्वेश्चन क्लियरली विजुअलाइज तो हो ही साथ आपके डाउट वगैरह हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे टेक्निकल से। टेक्निकल में सबसे जो इनिशियल 70 क्वेश्चन है वो हमारे नर्सिंग से रिगार्डिंग थे। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान से सुनिए, पेपर तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक चीज़ ज़रूर बताना, जिन भी लोगों ने एएनएम के नोट्स या चैनल के थ्रू या एएनएम के प्रीवियस पेपर लगा के पढ़ा था, यहाँ से पढ़ा या कहीं से भी पढ़ा, तो आप लोग एक चीज़ ज़रूर बताना कि आपके पेपर में आपने कितनी गलतियाँ की और कहाँ गलतियाँ की, ताकि आपको उनके सेपरेट क्लास के थ्रू आपके पूरे डाउट्स में क्लियर किए जाएँ। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। विच ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेट इन अ लेबरिंग मदर विथ हाइपरटेंशन। हिंदी में भी फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का। उच्च रक्तचाप से पीड़ित प्रसव पीड़ा से ग्रस्त महिला के लिए कौन सी दवा वर्जित है। ये देखिए यहाँ पर प्रेगनेंसी में यदि लेबर के दौरान लेबर पेन आ रहे हैं, उस टाइम पर हाइपरटेंशन भी हो रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उस महिला का, तो यहाँ पर कौन सी मेडिकेशन आप नहीं देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कौन सी मेडिकेशन यहाँ पे आप अपने क्लाइंट को नहीं देंगे, तो वो होगी मिथार्जिन। आपने पढ़ा है MgSO4 क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है एक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए। यदि प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ता है तो MgSO4 दिया जाता है बीपी को मैनेज करने के लिए। लेकिन ड्यूरिंग द लेबर यदि बीपी बढ़ा हुआ है उस दौरान आप ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन भी दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकते हैं, बट मिथार्जिन नहीं दे सकते। इसका रीज़न ये है यूट्रस रप्चर हो सकती है, और ज़्यादा ब्लड प्रेशर को इनिशिएट करके यूट्रस तो रप्चर होगी, साथ में महिला की जान भी जा सकती है। तो ड्यूरिंग द लेबर यदि ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उस दौरान हमें मिथार्जिन नहीं देना है। अगला क्वेश्चन आया था हमारा, परनीसियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो परनीसियस घातक रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है, थायामीन की, आयरन की, विटामिन B12 की या फिर फॉलिक एसिड की। एक चीज़ याद रखें, जब भी आप किसी भी आंसर की में ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो हमेशा इंग्लिश सेक्शन को प्रेफरेंस दी जाती है। रीज़न क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हिंदी में ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंग्लिश के। तो यहाँ पर परनीसियस एनीमिया क्या है, परनीसियस एनीमिया किसके कारण होगा, तो परनीसियस एनीमिया होता है B12 की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, B12 की कमी के कारण। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, विटामिन B12। यहाँ पे कॉलिक नहीं है, फॉलिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेजर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम इज। ह्यूमन सीरम में, मानव सीरम में मौजूद इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रमुख वर्ग कौन सा है, मतलब मेजर क्लास कौन सी है। इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन E या फिर IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G। ये भी हमने कई बार पढ़ा है। तो सबसे यदि मेजर क्लास की आपसे बात की जा रही है, किसकी, इम्यूनोग्लोबुलिन की, यदि आपसे मेजर क्लास पूछी जा रही है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने पूरा है जो बताया हुआ है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन कब किस में रहेगा, किस तरीके से रहेगा। तो सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें, मोस्ट एविडेंट की बात करें सबसे ज़्यादा, तो वो होता है IgG। कौन सा, IgG। अब दूसरा यदि हम बात करें कि यदि आपको, हम ये कह सकते हैं म्यूकोसल सरफेस पर या फिर आंसुओं में, तो वो आपका IgA हो जाएगा, सलाइवा में रहेगा, म्यूकस में रहेगा, तो IgA हो जाएगा। IgE की बात की जाए जब भी आपसे
तो यहाँ पर एलर्जी की बात की जा रही है, एलर्जी की या फिर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि सबसे ज़्यादा मेजर क्लास इम्यूनोग्लोबुलिन की जो ब्लड सीरम में, हमारे ह्यूमन सीरम में प्रेजेंट है, वो क्या है, वो है IgG। क्या है, IgG। और यदि हम बात करें कि एक कह सकते हैं हम कि यदि इनिशियल किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, एक्यूट होता है, तब कौन सी रहेगी, या फिर आपको एलर्जी के रिगार्डिंग पूछें तब आपको कौन सी रहेगी। तो यदि एलर्जी का पूछें तो हमेशा आपको याद रखना है क्या रहेगा, IgE। नेक्स्ट वन इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो इनमें से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कौन सा है, ट्यूबरक्लोसिस का मतलब टीबी, टिटनस, कैंसर या फिर हार्ट डिसीज। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है। ड्रॉपलेट मतलब छींकने खांसने से जो हमारे मुंह से ड्रॉप निकलती हैं उनके थ्रू कौन सा इन्फेक्शन फैलेगा, टिटनस नहीं होगा। टिटनस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन ऑफ मोड है वो ड्रॉपलेट नहीं है। यहाँ पर ये ड्रॉपलेट वाला क्या होगा हमारा, ट्यूबरक्लोसिस। कैंसर छींकने खांसने से नहीं फैलेगा, ना हार्ट डिसीज होंगी। फिर यहाँ पर MTP एक्ट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो MTP अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसके तहत 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कब आया था, 1971 में, 1972 में, 1976 में कि 1975 में। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, क्या है, MTP एक्ट है। ये कब आया था, ये आया था 1971 में। कब आया था, 1971 में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, NRHM वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना कब हुई थी, 2005 में, 2012 में, 2006 में या फिर 2004 में। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। याद रखिए NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। आफ्टर दैट नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी आया था, बट NRHM की शुरुआत कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, 2005 में। फिर यहाँ पर चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। तो चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगई या प्रोटोजोआ। यहाँ पे चारों दिए गए हैं तो सबको पता है चिकन पॉक्स का रीज़न क्या है, वायरस है। क्या है, वायरस है। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एलर्जी, कौन सा है जो एलर्जी में प्रेजेंट रहेगा, न्यूट्रोफिलिया, लिम्फोसाइटोसिस, मोनोसाइटोसिस या फिर ईसोनोफिलिया। ये भी हमने कई बार पढ़ा है। जब भी किसी पर्सन को एलर्जी वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा छींकें वगैरह आती हैं, तो उस दौरान डॉक्टर एक टेस्ट करवाते हैं, ईसोनोफिल्स काउंट पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बढ़ जाता है, ड्यूरिंग द एलर्जी के टाइम पर ईसोनोफिल्स क्या बढ़ेंगी, होंगी, हाई होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एलर्जी में प्रेजेंट रहेगा, तो वो होगी ईसोनोफिलिया। फिर एक क्वेश्चन हमारा, डाइसल्फ्राम इज़ अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ये भी हमने बहुत पढ़ा है कि डाइसल्फ्राम जो एक दवा है किसके उपचार को में की जाती है, मलेरिया, मैनिया, एड्स या फिर एल्कोहलिज्म। तो ये की जाती है शराबखोरी में। मतलब यहाँ पे जो भी लोग शराब पीते हैं, एल्कोहलिज्म वाले हैं, उनको ट्रीट करने के लिए एज अ डिटरेंट के तौर पर, क्या है, एज अ डिटरेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, डाइसल्फ्राम। फिर एक क्वेश्चन हमारा, HIV इफेक्ट्स। तो HIV में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, बीटा सेल्स, हेल्पर टी सेल्स और सहायक कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल या फिर लिम्फोसाइट। तो कौन सी कोशिकाएं सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कोशिकाएं अफेक्ट होती हैं HIV में वो कौन सी होंगी, होती हैं हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल या फिर सहायक टी कोशिकाएं। फिर एक क्वेश्चन हमारा, लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, थक्का बनाने में जो हेल्प करती हैं हमारी सेल्स वो कहें प्लेटलेट्स। तो आपको पता होना चाहिए RBC का तो होता है 120 दिन, 90 से 120 दिन या फिर 120 दिन, एक्चुअल में 120 दिन कंसीडर किया जाता है। आपको ऑप्शन में 1 से 3 दिन, 8 से 12 दिन या फिर 1 दिन। तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन होता है, वो कितना होता है, वो होता है 8 से 12 दिनों का। कितना, 8 से 12 दिनों का।
फिर क्वेश्चन, विच बोन इज लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? टीबिया, फीमर, ह्यूमरस या फिर स्कल बोन? स्कल बोन तो सबसे बड़ी हड्डियों की कैटेगरी में आएगी ही नहीं। यहाँ पर होगी सबसे लंबी बोन हमारे शरीर की फीमर। क्या है? फीमर, जिसको आप थाई बोन के नाम से भी जान सकते हैं। सबसे छोटी पूंछ है स्टेपस, जो कि कान में रहेगी। याद रखना है आपको, यदि स्मॉल की बात की जा रही है तो क्या होगी? स्टेपस कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी पूछते हैं तो क्या है? फीमर। फिर एक क्वेश्चन हमारा, आफ्टर कंसेप्शन बेबी डिलीवर्ड एट? तो कंसेप्शन के बाद से है जो बच्चा पैदा कब हो सकता है? 260 दिनों में, 280 दिनों में, 270 दिन में या 290 दिन में? तो यदि हम बात करते हैं एक ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी के बाद है जो, यदि आप नेगल्स फार्मूला से कैलकुलेट करके देखेंगे या डेज़ की बात की जाए तो एक अप्रॉक्सीमेट डेट होते हैं 280 दिन। अब किसी किसी में यहाँ पर ये तो एक क्या आइडल टाइम है 280 दिनों का समय, लेकिन किसी किसी में कम दिनों में भी हो जाते हैं तो प्रीटर्म कंसीडर हो जाएंगे। किसी किसी में 285 290 दिन तक हो जाते हैं तो पोस्टर्म में चले जाएंगे। तो आफ्टर कंसेप्शन के बाद बेबी डिलीवर होता है 280 दिनों के अंदर। नेक्स्ट है, कॉन्डोम प्रिवेंट्स इन्फेक्शन ऑफ? तो कॉन्डोम से सभी इन्फेक्शन प्रिवेंट किए जा सकते हैं जो दिए हैं ऑप्शन में। HIV भी, STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, एड्स भी, मतलब यहाँ पे इन सभी को आप, कॉन्डोम एक ऐसी बैरियर मेथड है जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, वार्ड्स, HIV, STD इन सभी को प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन हमारा, BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ? BCG वैक्सीन का टीका किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलाई कालमेटी ग्यूरिन, जो कि किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है। यदि जन्म के समय नहीं दे पाए तो 1 साल की उम्र तक इसको आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़, परमानेंट स्कार फॉर्मेशन करने वाला काम जो वैक्सीन करती है वो ओनली BCG है। इससे यदि आपको बचपन में BCG का टीका लग गया है तो आपको 20 साल तक का प्रोटेक्शन तो मिल ही जाता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है, एक कहाँ लगती है? इंट्राडर्मल रूट से आपको लगाई जाने वाली एकमात्र वैक्सीन है जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल है। इंट्राडर्मल रूट से लगाई जाने वाली सिंगल वैक्सीन वो है BCG। फिर एक क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर? बहुत ही सिंपल पेपर आया है। जिन भी लोगों ने पेपर दिया है आई होप सो कि आपका पूरा 100 आउट ऑफ 100 सही किए हो, क्योंकि पेपर बहुत ही ईजी सा है। तो यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है? O ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप या फिर B ब्लड ग्रुप वालों के लिए। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहलाएगा तो कौन सा होगा? वो होगा O ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अपना ब्लड किसी को भी दान कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हार्ट रेट इज इनिशिएटेड बाय? तो हार्ट रेट का इनिशिएशन, हृदय गति किसके द्वारा आरंभ की जाती है? AV नोड, SA नोड, पुरकिंजे फाइबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हार्ट रेट को इनिशिएट करने का काम करता है SA नोड। आपको याद रखना है कौन करेगा? SA नोड, साइनोएट्रियल नोड। फिर एक क्वेश्चन हमारा, इन्फोर्ट मोर्टेलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ? यहाँ पर इन्फोर्ट नहीं है, इन्फेंट है हमारा। क्या है? इन्फेंट आप यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस में कंसीडर की जाती है? पर 1,000, सॉरी पर 100, पर 1,000, पर 10,000 या फिर पर 1 लाख? 1 लाख में बात करें हम तो MMR कंसीडर की जाती है। यहाँ पर इन्फेंट की बात की जा रही है तो 1000 होगा। कितना? पर 1000, प्रति 1000। यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, इन्फॉर्म्ड नहीं है। क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड? मासिक धर्म की शुरुआत को क्या कहा जाता है? मीनार्ची, एड्रोपॉज, ओवेरियन साइकिल या फिर मेनोपॉज? यूट्राइन साइकिल कहते तब भी आप मान लेते कि पीरियड्स आना हो रहे हैं।
जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को आप यूट्राइन साइकिल भी कह सकते, बट ओवेरियन साइकिल यहाँ पे नहीं कहा जाएगा, ये कहलाता है मीनार्ची। क्योंकि यहाँ पर शुरुआत के लिए पूछा है कि जो पीरियड्स आना शुरू होते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रजोदर्शन, रजोदर्शन या फिर मीनार्ची। पीरियड्स स्टॉप होते हैं, परमानेंटली सजेस्ट होते हैं या बंद होते हैं, उसको कहा जाता है रजोनिवृत्ति या फिर मेनोपॉज। फिर यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, तो वैक्सीन से प्रतिरक्षण मिलती है किस तरीके की? नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, एक्टिव आर्टिफिशियल या फिर पैसिव आर्टिफिशियल। तो वैक्सीन लगवा के आप किस तरीके की इम्यूनिटी है जो बना रहे हैं अपने शरीर में? तो बनती है हमारे शरीर में एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। कौन सी? एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेक्स्ट है मिल्क इजेक्शन हार्मोन इज, दूध निष्कासन हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। मिल्क इजेक्शन हार्मोन की बात की जा रही है, तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन होता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन काम करेगा प्रोडक्शन का, याद रखें, यहाँ पे इजेक्शन पूछा है। यदि प्रोडक्शन की बात की जाए ब्रेस्ट मिल्क में मिल्क बनाने के लिए, तो वो होगा प्रोलैक्टिन। क्लियर? नॉर्मल एक टर्म हेल्दी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरत क्या है? प्रोजेस्टेरॉन की। तो यहाँ पर जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन है वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है ऑक्सीटोसिन। क्या है? मिल्क इजेक्शन हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन की बात की जाए तो वो होता है प्रोलैक्टिन। दोनों हार्मोन के बीच में आपको डिफरेंस याद रखना है। फिर है हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन इन विच एंगल, त्वचा के अंदर इंजेक्शन किस कोण पर दिया जाता है? जस्ट हमने अभी पढ़ा कि जो बीसीजी का टीका है, बीसीजी वैक्सीन है, ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। तो यहाँ पर जो कितने डिग्री के एंगल पर ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है? 25 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री? तो 90 डिग्री पर तो IM लगता है, याद रखना। मैं यहाँ पे आपको सभी नोट डाउन करते जा रही हूँ। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने पे लगेगा? इंट्राडर्मल लगता है 15 पर। कितने पे लगेगा? 15 पे लगेगा। यदि हम बात करें किसकी? इंट्रामस्कुलर की, मतलब जो मसल्स में दिए जाने वाले इंजेक्शन है। क्या है? मसल्स में दिए जाने वाले इंजेक्शन है। तो यहाँ पर इंट्रामस्कुलर में हम बात करें तो वो लगता है 90 डिग्री के एंगल पर। कितना? 90 डिग्री के पर। यदि 45 की बात हो रही है तो यहाँ पर दिया जाता है सबक्यूटेनियस। कौन सा? 45 पे लगता है सबक्यूटेनियस। और 25 पे लगता है IV, जो ड्रिप वगैरह चढ़ती हैं ना मैं, वो लगती हैं 25 डिग्री के कोण पर, जिसको हम इंट्रावीनस कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 25 पर है IV सॉरी 25 पर है IV, 15 पर है ID, जो इंट्राडर्मल आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। 45 पर है आपका कौन सा? सबक्यूटेनियस। 90 पर है आपका इंट्रामस्कुलर। जो भी मेडिकेशन इरिटेशन वगैरह कॉज करती हैं उनको 90 डिग्री के एंगल पर डायरेक्ट मसल्स में दिया जाता है। ट्रायोसोमी 21 इज अदरवाइज कॉल्ड, तो ट्रायोसोमी 21 का दूसरा नाम क्या है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया या फिर डाउन सिंड्रोम। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये क्या कहलाता है? ट्रायोसोमी 21 कहलाती है डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। फिर एक क्वेश्चन, MMR वैक्सीन डज नॉट प्रिवेंट द डिसीज मीजल्स, मम्स, रूबेला। MMR वैक्सीन का टीका है जो हमें बचाता है कंठमाला से, रूबेला से और खसरा से। ये दिया जाता है जब बच्चे की उम्र 9 महीने कंप्लीट कर जाए, उसके बाद है जो इसका पहला डोज दिया जाता है। फिर 3 महीने का इसके बीच में ब्रेक दिया जाता है। यदि इंटरवल की बात करते हैं हम, तो कितना इंटरवल दिया जाता है? 3 महीने का, दूसरे डोज को लगाने के बाद। तो 3 महीने के बाद है जो दूसरा डोज दिया जाएगा। लेकिन जब बच्चा पूरे 9 महीने कंप्लीट कर ले उसके बाद पहला दिया जाता है। तो MMR वैक्सीन हमें बचाएगा मम्स से, रूबेला से, मीजल्स से, बट मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस से प्रिवेंट नहीं करेगा। इससे प्रिवेंट नहीं करेगा? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस से। फिर है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन, तो जो वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी?
1870, 1974, 1976 या फिर 1985 में? कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। 1974 में जो वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम है, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत हुई थी कब? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। फिर एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी में कौन सा टीका नहीं देंगे? गर्भावस्था में कौन सा टीका वर्जित है? रुबेला का, डिप्थीरिया का, टिटनस का या फिर हेपेटाइटिस का? तो हेपेटाइटिस तो दिया जाता है, टिटनस भी दिया जाता है, कभी कभी डीटी करके एक डोज दिया जाता है, लेकिन रुबेला नहीं दिया जाता। इवन रुबेला को प्रेगनेंसी में, इनिशियल प्रेगनेंसी में ब्लड टेस्ट किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है कि रुबेला एंटीबॉडी तो हमारे शरीर में नहीं बन रही हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को वो खुद से ही टर्मिनेट करवा सकती हैं। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में जो वैक्सीन नहीं दी जाएगी वो होगी रुबेला वैक्सीन। फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ओवरी में, ओविडक्ट में, वेजाइना में कि यूट्रस में? तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ओवरी का काम होता है एग को रिलीज़ करना। वेजाइना एक पैसेज की तरह काम करेगा। यूट्रस में आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होने का काम होगा। बच्चा जो फीटस है वो क्या होगा? फर्टिलाइज जो मटेरियल है, कंसेप्शियस मटेरियल है, वो आके इम्प्लांट हो गए गर्भाशय में। जो ओविडक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं इसको हम? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फिर यहाँ पर द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड इन प्रेगनेंसी इज। तो गर्भावस्था के दौरान कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1000 से 1500 किलो कैलोरी, 2000 से 2500 किलो कैलोरी, 2500 से 2700 किलो कैलोरी या फिर 2700 से 3000 किलो कैलोरीज। एक टर्म हेल्दी प्रेगनेंसी में यदि हम कैलोरीज की बात करें तो 2000 से 2500 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है। कितना? 2000 से 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पर द टाइप ऑफ पेल्विस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिलीवरी। तो प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त श्रेणी का प्रकार कौन सा है? सबसे आइडियल पेल्विस कौन सी है डिलीवरी के लिए? प्लेटिप्लॉइड, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड या फिर एंड्रॉइड? तो सबसे बेस्ट और आइडियल पेल्विस कंसीडर की जाती है वो होती है गायनेकॉइड पेल्विस। कौन सी? गायनेकॉइड पेल्विस। फिर विच वन इज हेरिडिटरी डिसीज? तो इनमें से कौन सी है जो अनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया, प्लेग, एड्स या फिर क्षय रोग? तो हेरिडिटरी का मतलब है आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाली बीमारी। प्लेग नहीं है, इन्फेक्शियस है। एड्स भी इन्फेक्शियस है, क्षय रोग भी इन्फेक्शियस है। हीमोफीलिया जिसमें फैक्टर नंबर 8 जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9 है उनकी डेफिशिएंसी रहेगी। तो यहाँ पर वो हेरिडिटरी डिसीज़ कौन सी हो सकती है? तो वो हो सकती है हीमोफीलिया। फिर यहाँ पर द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, जिसका आपको केमिकल फार्मूला कभी पूछ लें तो वो होता है MgSO4। इसका एंटीडोट क्या है? डाइज़ेपाम, कैल्शियम, नेलऑर्फिन हाइड्रोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ग्लूकानेड। तो MgSO4 या फिर मैग्नीशियम सल्फेट की यदि टॉक्सिसिटी होती है तो कैल्शियम ग्लूकानेट है जो एज एन एंटीडोट के तौर पे काम करेगा। क्या काम करेगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट। फिर है हमारा क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लिवर डिसफंक्शन? लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपर चल रही है नहीं, तो लिवर फंक्शन के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम नाम, आप जब भी डॉक्टर लिख देते हैं वो बोल देते हैं LFT करा लो, लिवर फंक्शन टेस्ट करा लो। तो यकृत की शिथिलता का पता करने के लिए सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा है? सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम बिलिरुबिन, SGPT या फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम? तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है लिवर की हेल्थ का पता करने के लिए, लिवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, तो उसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट होता है कौन सा? कौन सा होगा? SGPT। कौन सा? SGPT। फिर है हमारा क्वेश्चन,
आयरन एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड बाय, आयरन का एब्जॉर्प्शन किसके साथ बढ़ जाएगा? विटामिन सी के साथ, एसिटिक एसिड के साथ, फाइबर डाइट के साथ या फिर फॉस्फेट के साथ। यहाँ पे आप लोग बताइए। जो यहाँ पर लोहे अवशोषण है, मतलब आयरन का एब्जॉर्प्शन है विटामिन सी के साथ है जो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका रीज़न क्या है? जब भी आपने एक चीज़ देखी होगी कि डॉक्टर्स आपको जब भी आयरन टैबलेट या आयरन सिरप वगैरह देते हैं, वो कहते हैं इसके साथ में आप लोग खट्टे फल खा लीजिए, ऑरेंज का जूस पी लीजिए, दूध वगैरह पीने को अवॉइड करने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम होता है यदि आपने मिल्क पिया। लेकिन यदि आपने विटामिन सी के साथ में आयरन को खाया तो आपकी बॉडी में कंपेयर टू नॉर्मल के अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगा। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने का काम कौन कर सकता है? विटामिन सी। यहाँ पर विटामिन सी की जगह सिट्रिक एसिड होता, याद रखिए, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देती हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यदि एसिटिक अम्ल की जगह सिट्रिक एसिड होता, विटामिन सी नहीं होता, तब आप मार्क कर सकते थे। सबसे ज़्यादा सिट्रिक एसिड किस में होता है? नींबू में रहेगा, ऑरेंज में रहेगा, आंवले में भी रहेगा। तो विटामिन सी या फिर सिट्रिक एसिड के साथ है जो आयरन सबसे ज़्यादा तरीके से एब्जॉर्ब होगा। फिर यहाँ पर हु साइंटिस्ट डिस्कवर मलेरिया लाइफ साइकिल, जो कौन से साइंटिस्ट हैं, किस महान वैज्ञानिक ने मलेरिया के जीवन चक्र की खोज की? रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर या फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने? किसने इतनी अच्छी खोज की है? देखिए रोनाल्ड रॉस ने। किसने की है? रोनाल्ड रॉस ने। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इन फिजियोलॉजी के फील्ड में। याद रखें रोनाल्ड रॉस को। अभी रिसेंट में जो नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो अभी मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 3 डॉक्टर्स को मिल चुका है ऑलरेडी, बट वो इंडिया के नहीं थे। तो जो रोनाल्ड रॉस हैं, इन्होंने मलेरिया की लाइफ साइकिल की खोज की थी, डिस्कवरी की थी, और इनको इस खोज के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। फिर यहाँ पर अमाउंट ऑफ ब्लड विड्रॉवल इन 1 यूनिट फ्रॉम डोनर, तो किसी भी डोनर से आप कितना ब्लड है जो ले सकते हैं, लिया जा सकता है। 1 यूनिट रक्तदाता से कितना रक्त लिया जा सकता है? 100 ml, 200 ml, 300 ml या फिर 400 ml, कितना ले सकते हैं आप? तो एक जो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट बात करते हैं हम, तो कितना होगा? 400 ml तक। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ प्लेजर केमिकल आयन इन द ह्यूमन बॉडी, किसे मानव शरीर में आनंद रसायन कहा जाता है? प्लेजर केमिकल आयन कौन सा कहलाता है? नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, कॉर्टिसोल या फिर एपिनेफ्रिन? आपने ये नाम खूब सुना होगा, कहलाता है डोपामिन। क्या है? ये है डोपामिन। यहाँ पे देखिए आप लोग, पूरे ऑप्शन इधर के उधर हैं। नॉरएड्रेनालिन है, बी में डोपामिन है, तो हिंदी वाले में कॉर्टिसोल है। तो यहाँ पर जो कौन सा है? तो वो डोपामिन। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ सब सेंटर अंडर अ PHCR। एक PHC के अंदर कितने सब सेंटर होते हैं? 9, 15, 6 या फिर 10? कितने रहेंगे? देखिए पूरे ऑप्शन इधर के उधर हैं। यदि आप चेक कर सकते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि हिंदी वाले सेक्शन में अलग है, इंग्लिश वाले में अलग दिए हैं, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 में। तो 37 में कहा गया है कि एक PHC में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने सब सेंटर होंगे? तो वो होते हैं टोटल 6। कितने? 6 रहेंगे। एक PHC के अंडर में 6 सब सेंटर रहेंगे। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वॉज लॉन्च, तो भारत में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? एक चीज़ और याद रखें, भारत एक लौता ऐसा पहला देश है जिसने जनसंख्या को कंट्रोल में करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत करी थी। और उस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी शुरुआत 1952 में। कब? 1952 में। देश आज़ाद हुआ था, उसके कुछ समय के बाद ही भारत ने जो प्रोग्राम लॉन्च करना शुरू किए थे, जिसमें प्रोग्राम था नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जो कि पूरे विश्व में एक हमारा देश सबसे पहला देश था जिसने प्रोग्राम लॉन्च किया था 1952 में, 1952 में। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग हेल्थ रिडक्शन, स्वास्थ्य में कमी की योजना बनाने में पहला कदम कौन सा है? सेटिंग द गोल्स, प्रायोरिटाइजिंग द कॉम्प्लिकेशन, कंडक्टिंग नीड असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रॉब्लम। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? यदि
प्लानिंग कर रहे हैं, आप हेल्थ प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहली होती है आपकी असेसमेंट। क्या होता है, आपने नर्सिंग केयर प्लान बनाए हैं तो आपका सबसे फर्स्ट गोल क्या होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप पूछा है। पहला होता है असेसमेंट, दूसरा होता है गोल, क्या होता है, गोल होगा। तीसरा यहाँ पे आपका दूसरा आपका डायग्नोसिस होगा, तीसरा आपका गोल होगा, चौथे में आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, पांचवें में इवैल्यूएशन करेंगे। तो यहाँ पर आवश्यकता मूल्यांकन का संचालन या फिर कंडक्टिंग नीड असेसमेंट है जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। फिर है हमारा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सी। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन, मुद्रा मतलब पोस्चर हमारे शरीर का, और इक्विलिब्रियम में हेल्प करेगा। सेरिब्रम, ब्रेनस्टेम, सेरिबेलम या फिर पोन्स। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, पूरे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं। ऐसे लग रहा है कि कोई अभी 1-2 साल पुराना पेपर ही हम देख रहे हैं, बट ये अभी हाल फिलहाल में इसी महीने हुआ पेपर है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, वो होगा सेरिबेलम। मस्तिष्क का सेरिबेलम पार्ट है जो हमारे शरीर के पोस्चर को, बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है। फिर है ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। अंडोत्सर्ग किसके प्रभाव में होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, टेस्टोस्टेरोन के, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर प्रोजेस्टेरोन। किस हार्मोन की प्रेजेंस में ओव्यूलेशन होगा, तो ये होता है किसके में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। किसमें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर है क्वेश्चन, डॉट्स इज यूज्ड इन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स है जो किसमें होता है, तो होता है टीबी में। याद रखिए, डॉट्स है जो रेजिमेन किसमें, टीबी के लिए। MDT के लिए होता है, लेप्रोसी के लिए होता है MDT। क्या है, MDT। तो यहाँ पर डॉट्स ट्रीटमेंट किसके लिए है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए। MDT और कुष्ठरोग के लिए क्या है, MDT। लेप्रोसी और कुष्ठरोग के लिए, या फिर इसको आप हैंसन डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। डेप्सोन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर यहाँ पर द यूट्राइन फाइब्रॉइड इज एसोसिएटेड विथ, तो गर्भाशय फार्स्वाएड किससे संबंधित है, या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड किससे रिलेट करेगा, एंडोमेट्रियोसिस, एमनोरिया, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, या फिर ओवेरियन कैंसर से। तो किससे रिलेट करेगा ये, तो ये करेगा एंडोमेट्रियोसिस से। किससे, एंडोमेट्रियोसिस से। फिर टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा 206। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 हड्डियां होती हैं। बच्चों में ज़्यादा होती हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ में, आफ्टर दैट ओसिफाइज हो जाती हैं। WHO वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, 1948 में, 1950 में, या फिर 1951 में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल, जिस दिन है जो हम विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहेंगे, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर यहाँ पर मैच्योर ओवम इज कॉल्ड, मैच्योर ओवम एक परिपक्व अंडाणु को क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल, पोलार बॉडी, या फिर सेकेंडरी oocyte, क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाता है सेकेंडरी oocyte। मैच्योर ओवम है, क्या कहलाएगा, सेकेंडरी oocyte। फिर है हमारा क्वेश्चन, नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड, नॉर्मल लेबर को क्या कहेंगे हम, सामान्य प्रसव को। डिस्टोकिया, ट्रू लेबर, यूटोकिया, फॉल्स लेबर है। देखिए अब सबने, हो सकता मोस्ट ऑफ दी लोगों ने मार्क किया हो ट्रू लेबर, बट नहीं। जब भी EU वर्ड जुड़ जाता है हमारे मेडिकल फील्ड में, मतलब कोई चीज़ नॉर्मली काम करने की बात की जा रही है, यहाँ पे सामान्य और नॉर्मल लेबर की बात की जा रही है। यदि एबनॉर्मलिटी होती, प्रॉब्लम होती, तब उसको आप क्या कहते हैं, डिस्टोकिया, क्या कहते हैं, डिस्टोसिया और डिस्टोकिया। लेकिन नॉर्मल लेबर की बात की जा रही है, तो नॉर्मल लेबर क्या कहलाएगा, यूटोसिया। याद रखिए नाम, नॉर्मल लेबर की बात की जा रही है तो यूटोसिया होगा। फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर ही नहीं होगा यहाँ पे। फिर 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन, तो एक हृदय चक्र कितने समय में पूरा होता है,
एक हृदय चक्र और एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। कितने में? 0.8 सेकंड में। फिर विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? तो मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पैरोटिड ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, थायराइड को, या फिर सबलिंगुअल को? थायराइड ग्लैंड तो बटरफ्लाई ग्लैंड है, गले में रहेगी। यहाँ पर जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है वो कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है जो अलग अलग तरीके के हॉर्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। फिर यहाँ पर व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन सर्व्ड बाय वन आंगनवाड़ी वर्कर अंडर द ICDS स्कीम इन रूरल एरिया? ग्रामीण क्षेत्रों में ICDS योजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सेवा प्रदान करने की जाने वाली अनुमोदित जनसंख्या कितनी होती है? 2000, 5000, 1500 या फिर 1000? कितनी जनता के बीच में ICDS स्कीम के तहत एक आंगनवाड़ी वर्कर काम करेगी? तो वो होगा 1000 जनता। कितना? 1000 पॉपुलेशन। फिर एक क्वेश्चन हमारा, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज? गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के नरम होने को क्या कहा जाता है? चैडविक साइन, जैकमियर साइन, ओसिएंडर साइन, या फिर गॉडेल साइन? ये सभी साइन है जो एक होता है प्रिजम्पटिव, पॉजिटिव, प्रोबेबल। तो ये सभी साइन कौन से हैं? ये हैं प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स है, क्या कहलाएगा? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इट्स कॉल्ड द गॉडेल साइन। क्या है? गॉडेल साइन। गर्भावस्था के दौरान ग्रीवा का क्या होना? नरम होना, क्या कहलाएगा? गॉडेल साइन। फिर है कॉज ऑफ ओरल थ्रस, मुख थ्रस का कारण क्या है? बैक्टीरिया, रिक्टेशिया, फंगस, या फिर वायरस? तो ओरल थ्रस का जो मेन रीजन होता है वो होता है फंगई। क्या है? फंगई। नेक्स्ट वन, 100 ml ऑफ मदर मिल्क कंटेन्स हाउ मच कैलोरीज? तो माँ के 100 मिलीलीटर दूध में, माँ का जो ब्रेस्ट मिल्क है 100 ml दूध है, उसमें कितनी कैलोरीज रहेगी? 65 to 70 कैलोरीज, 100 कैलोरीज, 51 कैलोरी, या फिर 36 कैलोरी? तो माँ के दूध में मदर्स मिल्क कंटेन हाउ मच कैलोरीज? कितनी कैलोरीज कंटेन करेगी कोई भी मदर? तो वो करती है 65 से 70 कैलोरीज तक। कितना? 65 to 70 कैलोरीज तक। याद रखिए कितना? 65 से 70 कैलोरीज तक। फिर है हमारा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ द पेशेंट बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग इज कॉल्ड? रोगी के व्यवहारिक और संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली का संरक्षित मूल्यांकन क्या कहलाएगा? तो यदि किसी पेशेंट का बिहेवियर और कॉग्निटिव फंक्शनिंग का असेसमेंट करते हैं तो क्या? जनरल हेड टू टो असेसमेंट, हेल्थ इलनेस कंटेनियम, मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन, या फिर मेंटल इलनेस एग्जामिनेशन? यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? यदि किसी पर्सन का आप पेशेंट का बिहेवियर और कॉग्निटिव फंक्शन चेक करने के लिए असेसमेंट करेंगे तो ये आपका हेड टू टॉय नहीं होगा, ये आपका हेड टू टॉय नहीं होगा, नहीं जनरल इलनेस होगा। ये कहलाता है MSE। क्या है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उसकी सोचने समझने की क्षमता और बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है, उसके फिजिकल की बात नहीं की जा रही कि हेड टू टॉय होगा। हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम नाम से कोई असेसमेंट नहीं परफॉर्म किया जाता है। ये असेसमेंट कहलाएगा मेंटल स्टेटस असेसमेंट, मानसिक स्थिति परीक्षण। फिर है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग हैजार्डस मटेरियल और वेस्ट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड? ऐसी प्रोसेस जिसमें हम हैजार्डस मटेरियल को, खतरनाक पदार्थों को, अपशिष्ट को उच्च तापमान पर जलाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, या फिर लैंडफिलिंग? ये कहलाएगा क्या? इंसिनरेशन, जिसको आप भस्मीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भस्मीकरण। यहाँ पर आयस्मीकरण है, भस्मीकरण भी इसको आप कह सकते हैं। फिर वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन मई? कितने मई को हम विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है जो कितने मई को मनाते हैं? 5 मई, 15 मई, 25 मई, या फिर 30 मई? ये देखिए आपने एक चीज़ पढ़ी है कि जो भी कंटामिनेशन या इन्फेक्शन है उसको ब्रेक करने की एक जो चेन होती है
मुख्य चयन वो होती है हैंड वॉशिंग। क्या है? हैंड वॉशिंग। और उसी हैंड वॉशिंग के लिए अब हम हर साल 5 मई को, कब? 5 मई को क्या मनाते हैं? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। क्या है? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। कल है 10 अक्टूबर। कल क्या है? 10 अक्टूबर है। और इस दिन हम क्या मनाते हैं? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे, मानसिक स्वास्थ्य दिवस। हेल्थ डे तो हम मनाते हैं 7 अप्रैल को, मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे 10 अक्टूबर को। फिर यहाँ पर फोटोथेरेपी इज़ गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो फोटोथेरेपी किसके इलाज के लिए यूज़ की जाती है? पीलिया में, लो बर्थ वेट बेबीज़ में, हाइपोथर्मिया में, हाइपोग्लाइसीमिया में। तो फोटोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है पीलिया को ट्रीट करने के लिए। पीलिया के उपचार में फोटोथेरेपी यूज़ की जाती है। कंगारू मदर केयर की जाती है किसके लिए? कम वजन का शिशु यदि हुआ है। हाइपोथर्मिया में केएमसी यूज़ की जाएगी। लेकिन फोटोथेरेपी किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होगी? पीलिया के या फिर जॉइंटिस। टूल्स ऑफ सर्वे इज, तो यहाँ पर सर्वेक्षण के उपकरण क्या है? साक्षात्कार, क्वेश्चनायर, चेकलिस्ट या फिर सभी। तो यहाँ पर इस सर्वे के लिए सभी चीज़ें यूज़ होंगी। क्या है? सभी उपकरण इस्तेमाल होंगे। विच हार्मोन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क? देखिए मैंने शुरुआत में कहा था, एक होता है मिल्क इजेक्शन वाला हार्मोन, एक होता है प्रोडक्शन वाला हार्मोन। तो यहाँ पर कहा है स्तन दूध के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं? ऑप्शन में प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या फिर इंसुलिन। इंसुलिन नहीं होंगे यहाँ पर, ना थायरॉक्सिन होगा ना ऑक्सीटोसिन होगा, वो होगा प्रोलैक्टिन। मिल्क प्रोडक्शन की बात की गई है तो प्रोलैक्टिन। इजेक्शन की बात की जाए, जिसको आप लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है? इजेक्शन। इजेक्शन में कहें तो ऑक्सीटोसिन। इजेक्शन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपका आगे ही था। प्रोडक्शन की बात हो रही है, बनने की बात हो रही है, तो पी फॉर प्रोडक्शन और पी फॉर प्रोलैक्टिन। फिर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1952 में, 1947 में, 1964 में या फिर 1950 में। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कौन सा? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में, 1952 में, जिस टाइम पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी आया था। फिर एक क्वेश्चन हमारा, द बेड स्ट्रेंथ ऑफ CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर कितने बेड हो सकते हैं? 5 बेड, 10 बेड, 30 बेड या फिर 50 बेड। तो जो CHC की, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिस्तरों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए? 5 बिस्तर, 10 बिस्तर, 30 बिस्तर या फिर 50 बिस्तर। कितने बिस्तर होने चाहिए? तो एटलीस्ट 30 बेडेड CHC तो होना ही चाहिए। 80,000 से लेके 1,20,000 जनता तक कवर होती है CHC में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। नेक्स्ट वन, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन वॉज अनाउंस्ड इन द ईयर। तो नेशनल पॉलिसी, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष घोषित की गई? 1970 में, 1974 में, 1978 में कि 1982 में? कब ये बच्चों के लिए जो पॉलिसी आई थी, इसकी घोषणा की गई थी? तो ये हुई थी 1974 में। कब? 1974 में। फिर यहाँ पर एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो एनीमिया आयरन की कमी से भी होता है, B12 की कमी से भी होता है। B12 से परनीसियस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होंगे आपके? दोनों, A और B, मतलब आयरन के से भी होगा, विटामिन B12 की कमी से भी होगा। फिर है द न्यूक्लियस ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज इज, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र क्या है? न्यूक्लियस क्या है? PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर सब सेंटर। रूरल हेल्थ सर्विसेज मतलब ग्रामीण जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका केंद्र है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और PHC। फिर है क्वेश्चन हमारा, द शेप ऑफ पोस्टीरियर फॉन्टेनेल इज। तो जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है उसका शेप कैसा होता है? डायमंड, ट्रायंगल, डायगोनल या फिर ओवल शेप। कैसा रहेगा? पोस्टीरियर। डायमंड होता है एंटीरियर, ट्रायंगल होता है पोस्टीरियर। क्या है? पोस्टीरियर कैसा होगा? ट्रायंगुलर शेप का रहेगा।
नेक्स्ट वन, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। ये भी मैंने शुरुआत में जो इम्यूनोग्लोबुलिन का क्वेश्चन था उसमें बताया कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन ब्रेस्ट मिल्क में रहेगी। तो ऑप्शन में था IgA, IgG, IgM या फिर IgE। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो ब्रेस्ट मिल्क में होगी, हमारे आंसुओं में होगी, म्यूकस में होगी, वो होती है IgA। फिर है हमारा क्वेश्चन, पल्स पोलियो पल्स पोलियो क्या है? प्रोग्राम है, कैंपेन है, इंस्टीट्यूशन है कि ऑर्गेनाइजेशन है? क्या है पल्स पोलियो? पल्स पोलियो प्रोग्राम नहीं है, एक तरीके का अभियान है। पल्स पोलियो अभियान, नाम से ही आप पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे आपकी हिंदी काम में आ जाएगी। ठीक है, पल्स पोलियो अभियान और कैंपेन, पल्स पोलियो कैंपेन। फिर है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली कैल्शियम इनटेक फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू सप्लाई हेल्दी बोन डेवलपमेंट इन बोथ मदर एंड बेबी। माँ और शिशु दोनों की हड्डियों के स्वास्थ्य विकास के लिए गर्भवती महिला के लिए अनुशासित दैनिक कैल्शियम सेवन कितना है? 1800 मिलीग्राम, 1200 मिलीग्राम, 1500 मिलीग्राम या फिर 1000 mg। कितना है जो कैल्शियम दिया जाना जरूरी है? माँ और बच्चे दोनों की बोन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट होते रहे, बोन डेवलपमेंट के लिए माँ और बच्चा दोनों के लिए गर्भवती महिला की बात हो रही है, तो कितना दिया जाएगा? तो वो होगा हमारा 1200 mg। कितना? 1200 mg। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RMNCH+A? RMNCH+A का पूरा नाम क्या है? ए रिप्रेजेंट करता है एडोलेसेंट हेल्थ को। रिमेंबर, ए रिप्रेजेंट द एडोलेसेंट हेल्थ। अब यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में एडोलेसेंट हेल्थ कहाँ है? लास्ट में एडोलेसेंट है, लेकिन शुरुआत रिप्रोडक्ट से होती है, तो ये भी गलत है। रिप्रोडक्टिव मॉनिटरिंग एंड न्यू चाइल्ड हेल्थ केयर, ये भी नहीं होगा आपका। रूरल मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ, ये भी नहीं होगा। RMNCH का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल एंड चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ। RMNCH+A का मतलब यहाँ पे क्या है? रिप्रोडक्टिव प्रजनन माह नवजात बाल एवं किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, RMNCH+A प्रोग्राम। फिर है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ प्री एक्लेम्सिया? प्री एक्लेम्सिया का सिम्टम कौन सा है? निम्न रक्तचाप, ब्रेडिकार्डिया, प्रोटीन्यूरिया या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। तो आपको मैं बता दूं कि प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, प्रेगनेंसी में जो BP की कंडीशन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो है। तो यहाँ पर प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलेगा, हाई BP होगा, स्वेलिंग होगी प्री एक्लेम्सिया में। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, क्या प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया को एक लक्षण है जो अलग करेगा, वो होगा एक्लेम्प्टिक फिट्स। एक्लेम्सिया में एक्लेम्प्टिक फिट्स आएंगे, सीजर्स आएंगे पेशेंट को, प्री एक्लेम्सिया में नहीं आएंगे। बाकी दोनों के सिम्टम सेम रहेंगे, ब्लड विजन रहेगा, हेडेक होगा। तो यहाँ पर क्या था हमारा? ये था नर्सिंग पोर्शन, टेक्निकल सेक्शन। अब दूसरा सेक्शन है यहाँ पर झारखंड का पेपर है, तो यहाँ पे झारखंड के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन है, नॉन टेक्निकल है, नॉन नर्सिंग वाला है, लेकिन यहाँ पे ये भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें झारखंड के अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम को हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, झारखंड शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट? झारखंड है जो अपनी बॉर्डर किन राज्यों से शेयर करता है? ऑप्शन में 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य या फिर 6 राज्य। तो झारखंड की जो बॉर्डर है, क्या है? झारखंड है जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, वो कौन से हैं? तो बॉर्डर स्टेट हैं जो टोटल कितने हैं? आई थिंक सो कि 5 हैं। कितने? 5 हैं। अब ये 5 कौन कौन से हैं? नॉर्थ में यदि हम बात करते हैं तो नॉर्थ में शेयर करेगा किससे? बिहार से। मैं यहाँ पे नोट करने की कोशिश करती हूँ, आप चाहें तो लिख लीजिए। नॉर्थ में बिहार से, वेस्ट साइड से करेगा यूपी एंड छत्तीसगढ़, यूपी एंड छत्तीसगढ़ से, ये छत्तीसगढ़ है, CGM। फिर आपका आता है साउथ से, तो साउथ से करता है उड़ीसा से, इससे उड़ीसा से। ईस्ट से करेगा वेस्ट बंगाल से, किससे? वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ पर आपके टोटल 5 राज्य हैं। झारखंड है जो अपनी बॉर्डर 5 राज्यों के साथ में शेयर करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर? फिर है हमारा क्वेश्चन, एयर इज एन कंपाउंड एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइट या फिर मिक्सचर?
क्या है एयर, जो वायु है वो क्या है, एक यौगिक है, तत्व है, इलेक्ट्रोलाइट है या फिर मिश्रण है। तो वायु है एक मिक्सचर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट है, केटू है, कंचनजंगा है या नंदा देवी है। तो सबसे ऊंची चोटी की बात की जा रही है भारत की, तो है कंचनजंगा। कौन सी, कंचनजंगा। फिर है विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस द इंसुलिन, ये भी हमारे नर्सिंग से ही आ गया क्वेश्चन। तो मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है, यकृत, अग्नाशय, हृदय या फिर गुर्दा। तो ये करती है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज की बीटा सेल्स। इवन मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, पेंक्रियाज की बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं। फिर है क्वेश्चन, विच ट्राइबल डांस फॉर्म इज वाइडली परफॉर्म्ड इन झारखंड। तो झारखंड में कौन सा आदिवासी नृत्य व्यापक रूप से किया जाता है, भरतनाट्यम, छऊ नृत्य, कथक या उड़ीसी। तो कथक और भरतनाट्यम तो ये साउथ के हैं, कहाँ के हैं, साउथ के हैं, तो ये आपके होंगे नहीं। उड़ीसा का उड़ीसी है, ये होगा छऊ नृत्य। बहुत ही सिंपल सा पेपर आया था आपका। छऊ नृत्य कहाँ पे किया जाएगा, झारखंड की एक आदिवासी कास्ट का एक क्या है, नृत्य है जो कि कॉमनली परफॉर्म होता है। फिर विच गैस इज मोस्ट एब्यूडेंट इन अर्थ एटमोस्फियर। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये हमने एक सर्किल पढ़ा है, उसमें ब्लू ब्लू कलर से मोस्ट ऑफ द पार्ट में कौन सी गैस देखते हैं हम, तो होती है नाइट्रोजन। कितनी, नाइट्रोजन। फिर है बिटवीन विच टू सिटीज डज इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रन। तो भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलती है, पुरी और हावड़ा जंक्शन, अहमदाबाद एंड मुंबई सेंट्रल, हजरत निजामुद्दीन एंड झांसी जंक्शन, न्यू दिल्ली एंड बनारसी जंक्शन। तो भारत की वो पहली दो सिटी कौन सी हैं जहाँ पर पहली वंदे भारत ट्रेन है जो चालू की गई थी, तो वो है यहाँ पर नई दिल्ली और बनारसी जंक्शन। क्या है, न्यू दिल्ली एंड वाराणसी जंक्शन। फिर है क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट अ कार्निवोरस प्लांट। तो मांसाहारी पौधा कौन सा नहीं है, कार्कस्रू, सनड्यू, टाइगर लिली या फिर मंकी कप। कौन सा है जो मांसाहारी पौधा नहीं है, एक तरीके के प्लांट हैं जो कोई भी कीट पतंग इंसेक्ट उनके ऊपर आते हैं तो उनको खा जाएंगे एक तरीके से। तो यहाँ पर जो मांसाहारी प्लांट नहीं है वो है टाइगर लिली। कौन सा, टाइगर लिली। विच प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो लाल ग्रह किसको कहते हैं हम, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो वो है मार्स। क्या है, मार्स। फिर है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, पेड़ पौधों को धूप नहीं मिलती है तो उनमें कौन सी प्रोसेस रुक जाती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है। कौन सी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। तो सूर्य के प्रकाश से उसको अपनी एनर्जी में कन्वर्जन का काम करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। फिर है हमारा झारखंड हैज़ कंसिडरेबल रिजर्व ऑफ विच टाइप ऑफ आयरन ओर। झारखंड में लौह अयस्क के किस प्रकार के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, साइडराइट, हेमेटाइट या फिर बॉक्साइट। क्या है जो कौन से आयन है जो झारखंड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आयरन और, तो वो हेमेटाइट। क्या है, हेमेटाइट। फिर है हमारा क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर देयर हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशनल नीड। ये भी नर्सिंग का ही क्वेश्चन है। किस योजना द्वारा गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ देखभाल और पोषण की आवश्यकता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब कैश प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे सीधा। तो कौन सी है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना किसी प्रेग्नेंट महिला के लिए थोड़ी होगी है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी सबसे बेस्ट स्कीम है मोदी सरकार की वो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना।
इस योजना के तहत फाइनेंशियली कोई भी लेडी बच्चा पैदा करती है उस दौरान उसको न्यूट्रिशनल नीड के साथ साथ फाइनेंशियल नीड भी प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। वो योजना क्या है? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कोई नहीं। आयरन मैन कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी को तो अहिंसा सत्य अहिंसा वाला माना जाता था। सुभाष चंद्र बोस भी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू चाचा जी के नाम से जाने जाते थे। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन इंडिया? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार मरुस्थल, कच्छ का रण, ठंडा रेगिस्तान या फिर दक्कन का पठार। दक्कन प्लेटू तो डिजर्ट में आएंगे ही नहीं। यहाँ पर सबसे बड़े यदि डिजर्ट की बात की जा रही है इंडिया के तो वो है थार डिजर्ट। कौन सा? थार डिजर्ट राजस्थान में है, जो कच्छ गुजरात में है। तो यहाँ पर डिजर्ट, लार्जेस्ट डिजर्ट इन इंडिया तो क्या होगा हमारा? थार। फिर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष का? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना? 6 साल का और 6 वर्ष का। हु इज़ द करेंट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? झारखंड विधानसभा में वर्तमान विपक्ष के नेता कौन है? सी चंपई सोरेन, सी हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, श्री रविंद्रनाथ महतो। कौन है जो अभी रिसेंट में विपक्ष में बैठे हुए हैं? तो वो है श्री बाबूलाल मरांडी। फिर है, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के हाल फिलहाल में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या फिर संजय मल्होत्रा। ये मैंने जीके का जो न्यू चैनल स्टार्ट किया था उस पर 1 वीक में भी इस एग्ज़ाम के पहले ही जो कंटिन्यूस सितंबर में क्लासें ली थी उसमें आपको बताया भी था। तो यहाँ पर आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो है संजय मल्होत्रा। फिर है हमारा क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन ईयर 2024? तो वर्ष 2024 में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश में? तो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया गया है वो हुआ है झारखंड में। फिर है, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड इज अप्रॉक्सीमेट? तो झारखंड का कुल भौगोलिक वर्गीकरण कितना है, मतलब धरती यहाँ पर कितनी है जो झारखंड कवर करता है? तो वो है हमारा 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितनी? 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर वाटर वेपर? तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। वाटर वेपर यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन होगा, एक नाइट्रोजन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। A, B, C are sister. D is the brother of E and E is the daughter of B. How is it related to D? यहाँ पर ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन में A, B, C क्या है? बहनें हो गई। D है जो भाई हो गया E का। E है जो डॉटर है B की। हाउ इज ए रिलेटेड टू D? तो A का D से क्या रिलेशन होगा? तो बन जाएंगी चाची। क्या हो जाएंगी? बन जाएंगी चाची। आप इसको एक बार सॉल्व करके भी देख लीजिए। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द सीरीज A to Z, B to Y, C to X, D to W। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या आएगा इस सीरीज़ में मिसिंग में? तो होगा आपका E से V। यहाँ पे देखिए A to Z, B to Y, C to X हो गया, D से W हो गया। एक आगे से जा रहा है, एक बैकवर्ड से पीछे से आ रहा। तो यहाँ पर यहाँ से E से क्या हो जाएगा? V। बहुत ईजी है। फिर है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 3, 6, 11, 18, 27। तो इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो होगा 38। नेक्स्ट वन,
थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करेंगे आप, ग्लूकोमीटर से क्या चेक करेंगे? थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, तो ग्लूकोमीटर का संबंध किससे होगा? शरीर में शर्करा, शरीर का प्रतिरोध रक्त से या रक्त शर्करा से किससे होगा? बॉडी शुगर या ब्लड शुगर, दोनों अलग अलग थिंग्स हैं, ध्यान से देखिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पर इसका संबंध होगा ब्लड शुगर से। कुछ लोग तो बॉडी शुगर ही लगाए होंगे यदि। तो यहाँ पर थर्मामीटर से आप क्या चेक करते हैं? हमारे शरीर का तापमान। अब यहाँ पर ब्लड शुगर चेक करेंगे आप किससे? ग्लूकोमीटर से। किससे? ग्लूकोमीटर से, रक्त शर्करा है। नेक्स्ट वन, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज प्लांट इज रिटन एज QMBOS, हाउ इज ग्रीन रिटन इन दैट कोड? तो प्लांट को रिटर्न किया गया QMBOS से, तो आप है जो ग्रीन को कैसे इस कोड में कन्वर्ट करके लिखेंगे? तो ये आप लोग कीजिएगा, और इन दो में से कोई आपका एक होगा, इन दो में से कोई एक होगा। एस पर मेरे D होगा, HSFMM। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो हमारा तो दिमाग है, कंप्यूटर का दिमाग भी होता है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? रैम को, हार्ड ड्राइव को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मदरबोर्ड को। तो जैसे हमारा दिमाग है वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग है, और उस दिमाग को कंप्यूटर के कहते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। क्या है? CPU। फिर विच फाइल एक्सटेंशन इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ वर्ड फाइल्स? तो इनमें से वर्ड फाइल्स कौन सी है? .doc, .gpg, .xls, .ppt। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कौन सा फाइल एक्सटेंशन आमतौर पर वर्ड फाइलों से जुड़ा हुआ होता है? तो होता है .doc। ये तो इमेज में आएगा, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस? तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस या फिर स्पीकर? कौन सी है जो यहाँ पर इनपुट डिवाइस है? यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है? वो है माउस। क्या है? माउस। मॉनिटर आपकी स्क्रीन है जो प्रॉपर विजुअलाइज है, प्रिंटर, स्पीकर। तो यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? माउस। नेक्स्ट वन इज विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट और आइटम इन MS वर्ड? तो कोई भी चीज़ आपको पूरी सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे? CTRL+A प्रेस करके, CTRL+C, CTRL+X, CTRL+V। CTRL+C तो आप कॉपी करने के लिए कर लेंगे, CTRL भी उसको पेस्ट करने के लिए कर लेंगे जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया है। लेकिन अब आपको कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो उसके लिए CTRL+A प्रेस करेंगे आप। क्या करेंगे? CTRL+A। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTP इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में FTP का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर तकनीक में FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल या फिर फास्ट ट्रैकिंग प्रोटोकॉल? तो ये कहलाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये था झारखंड में हुआ ANM वालों का पेपर बहुत ही ज़बरदस्त था, सिंपल सा पेपर था जिसमें नर्सिंग, नॉन नर्सिंग सेक्शन दोनों ही बहुत अच्छे आए हुए थे। आई होप सो कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जो लोग अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग इस पेपर को एक बार ज़रूर देखिएगा, चाहे आप NHM के थ्रू एग्ज़ाम देते हो या किसी भी हेल्थ पैटर्न के थ्रू पेपर देते हो या DHS के थ्रू देते हैं, आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल हमेशा ही रहेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें मैं बता दूं, स्पेशली ANM के जिन भी बच्चों ने बुक से 35 पेपर 37 पेपर बुक में थे, कुछ आपको बुक में सीरीज़ थी, कुछ आपको शॉर्ट पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे, वो सभी आपने लगाए होंगे तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपको 85% है जो बुक से कवर हो गया था। एक सिंगल छोटी बुक से जिसने भी वो बुक पढ़ी होगी हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। तो यहाँ पर आई होप सो कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। कोई भी डाउट आपके रह जाए इस पेपर के रिगार्डिंग तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप पे भी मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।